नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमारे इस चैनल में हम कर रहे हैं क्लास 10th का मैथ। यहाँ पर आपको सभी प्रश्नावली के धीरे धीरे से करवाए जाएंगे। तो चलिए आज करेंगे हम प्रश्नावली 1.1 का पाँचवां क्वेश्चन। इससे पहले हमने 4 क्वेश्चन कर लिए हैं, उन्हें भी आप हमारे चैनल से जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के पाँचवां क्वेश्चन देखते हैं। क्या है पांचवा क्वेश्चन की जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है ना। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन ही समझना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, बोलता है n हमारी एक प्राकृतिक संख्या है और 6n जो है क्या वो 0 पर समाप्त हो सकता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं शुरू। देखिए हमारे पास क्या दिया गया है, क्वेश्चन में हमें पहले से दे के रखा है। हम लिखेंगे प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार हमारे पास क्या है, n एक प्राकृतिक संख्या है। सिद्ध करना है हमें, क्या सिद्ध करना है, देखिए 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। चलिए एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि 6n जो है ये 0 पर समाप्त कैसे हो सकता है। चलिए रफ कार्य में मैं आपको समझाता हूँ। देखिए 6 जो है इसका अभाज्य गुणनखंड 5 होना जरूरी है, तभी जाकर के लास्ट में शून्य आएगा। कैसे, देखिए 5 इंटू 2, 5 इंटू 4, 5 इंटू 6, देखिए क्या आएगा 10, 20 और 30। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि लास्ट में 0 आ सकता है या फिर नहीं आ सकता है। तो इसके लिए देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, 6 के हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 6n में 6 के अभाज्य गुणनखंड लेने पर, देखिए 6 के अभाज्य गुणनखंड हम निकाल लेंगे। 2 तिये 6, 3 एकम 3, तो ये निकले हमारे 6n में क्या निकला हमारा, 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 की घात n। तो देखिए इसमें ना 2 और 3 तो हैं लेकिन 5, चलिए कैमरा थोड़ा सा ऊपर रह गया था। ये देखिए ये हमारे इसके अभाज्य गुणनखंड निकले 2 और 3। इसमें 5 नहीं है, अगर 5 नहीं है तो इसका मतलब कि 6n अंक जो है ये 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। तो चलिए इसका आंसर लिखेंगे हम, क्योंकि 6 का अभाज्य गुणनखंड 5 नहीं है, अतः कोई भी प्राकृत संख्या ऐसी नहीं है जिसके लिए 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। आंसर, चलिए एक आसान क्वेश्चन था, इसको मैं एक बार फिर से रिपीट करके दे रहा हूँ।
देखिए प्रश्न आपका कह रहा है कि 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है या नहीं हो सकता। तो आपने कुछ नहीं करना है, सीधे 6 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेने हैं। अगर 5 इसमें आता है तो ये शून्य पर समाप्त होगा, अगर 5 नहीं आता तो ये शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो देखिए हमने इसके गुणनखंड निकाल के देखिए 5 नहीं है, तो इसका मतलब ये 6n अंक जो है शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है, यही आंसर है। चलिए प्रश्न 6 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 6 है हमारा, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 जमा 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। देखिए हैं तो ये पहले से ही भाज्य संख्याएं, लेकिन हमें सिद्ध करना है और क्वेश्चन भी यही पूछता है कि भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो चलिए बिना देरी के इसको शुरू करते हैं और इसका आंसर निकालते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसी को लिख लेंगे, समीकरण जो हमारे पास दिए हैं, 7 गुणा 11 गुणा 13 जमा 13, इसको हम समीकरण नाम दे देंगे 1। दूसरा हमारा है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 जमा 5, इसको हम समीकरण नाम दे देंगे 2। तो चलिए बारी बारी से दोनों समीकरणों को हल करते हैं। पहले हम करेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से देखिए समीकरण 1 हमारा क्या है, 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा 13। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ 13 है, यहाँ भी 13 है, तो 13 को हम ले लेंगे कॉमन समीकरण 1 में से। देखिए मैंने 13 कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास क्या बच गया, 7 और 11 ऐसे का ऐसे लिखा जाएगा, गुणा 13 मैंने कॉमन ले लिया तो इसकी जगह लिखूंगा मैं 1 जमा 13 कॉमन है तो 1। देखिए यही हो गया हमारे पास। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, 13 ब्रैकेट में 7, देखिए 11 गुणा 7 ये 77 हो गया, 77 और एक 78, 77 एकम 77 और प्लस 1 करेंगे तो 78। तो देखिए 78 क्या है, ये एक भाज्य संख्या है और 13 इसका गुणनखंड है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि कुल मिलाकर ये संख्या क्या हुई, हमारी भाज्य संख्या हुई। 78 भाज्य संख्या है और 13 इसका गुणनखंड है। तो कुल मिलाकर अतः ये है भाज्य संख्या है। अब देखिए समीकरण 2 से करेंगे। समीकरण 2 से, समीकरण 2 में देखिए हमारे पास एक 5 यहाँ एक 5 यहाँ है, तो 5 आ गया हमारा कॉमन, तो 5 ले लेते हैं कॉमन। अंदर क्या रह गया, 7 गुणा 6 गुणा 5 की जगह देखो 1 आ जाएगा क्योंकि 5 कॉमन ले लिया है, गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 जमा 5 कॉमन है तो 1। देखिए ब्रैकेट के अंदर वाले को जब हम सारे, देखिए इसको इसके साथ गुणा करेंगे, इसको इसके साथ, फिर जो आया उसको 4 के साथ, फिर उसको 3 के साथ, फिर 2 के साथ, और जो आया उसको 1 के साथ, और लास्ट में जो आया उसको प्लस 1 के साथ करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 5 और अंदर आ जाएगा आपका हमारा 1009। अब देखिए 1009 का 5 क्या है, एक गुणनखंड है। 5 इसका गुणनखंड है, अतः ये क्या है, एक भाज्य संख्या है। तो चलिए इसका आंसर हम लिखेंगे, क्योंकि 5 संख्या 1009 का गुणनखंड है, अतः यह एक भाज्य संख्या है।
तो चलिए यही तो हमें सिद्ध करना था, कुछ नहीं करना। क्या करना है देखिए, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, आसान है। क्या किया हमने, समीकरण एक में से जो सेम है वो कॉमन ले लिया और उसको हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अंदर वाले को प्लस किया और इसको गुणा किया और लास्ट में एक को प्लस किया, तो 78 आया। तो 78 हम जानते हैं कि क्या है, एक भाज्य संख्या है। अब यहाँ से भी हमने 5 कॉमन ले लिया। अब देखिए 5 अगर इसका कॉमन नहीं आता तब तो ये अभाज्य संख्या बन सकती थी, लेकिन 5 इसमें से कॉमन आ गया, इसका मतलब क्या है कि ये संख्या भी क्या है, एक भाज्य संख्या है। तो चलिए इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 भी हमने सॉल्व कर लिया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो कि इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए बिना देरी के क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन आसान है, इस क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। देखिए ये कोई आपका खेल का मैदान है और इसमें एक वृत्ताकार पथ बना हुआ है, यानी कि ट्रैक बना हुआ है कोई, जिस पर ये दोनों चलना प्रारंभ करते हैं। तो बोलता है कि दोनों क्या है, किसी एक ही स्थान पर, मान लीजिए ए स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं और दोनों क्या है, एक ही दिशा में चलते हैं। लेकिन फ़र्क क्या है, एक चक्कर लगाने में इस सोनिया को 18 मिनट और रवि जो है इसको 12 मिनट लगते हैं। तो बोलता है वो कितने समय के बाद पुनः अपने स्थान पर मिलेंगे, और कितना टाइम लगेगा कि वो फिर से इस स्थान पर बराबर पहुंच जाएं। ये क्वेश्चन है हमारा। तो चलिए बिना देरी की इसको सॉल्व करते हैं। सोनिया द्वारा लिया गया समय बराबर है, कितना समय लेती है, 18 मिनट। रवि द्वारा लिया गया समय बराबर है 12 मिनट। देखिए अब कितने समय के बाद ये वापस अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगी, तो हम लिखेंगे प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय। तो देखिए जब भी इस तरह की दो अलग अलग समय दे रखे हैं और कोई चक्र पूरा करना है, तो इसके लिए सिंपल हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं दोनों का। तो देखिए हम क्या करेंगे, बराबर है 18 और 12 का क्या कर लेना है हमने, एलसीएम निकाल लेना है। तो हमारे पास अपने आप ही आंसर आ जाएगा। तो चलिए अभाज्य गुणनखंड से हम एलसीएम निकालते आ रहे हैं, उसी विधि से करते हैं। देखिए 18, इसकी ये कटेगा हमारा 2 के साथ 9 बार, 9 दूनी 18, ये 3 के साथ जाएगा, 3 3 9, 3 1 3। 12 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, 2 के साथ गया 6 बार, 2 के साथ गया 3 बार, 3 के साथ गया 1 बार। तो चलिए अब इसको हम ऐसे लिख लेंगे, 18 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 3। 12 को कैसे लिखेंगे, बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3। तो चलिए एलसीएम हमने निकालना है, तो एलसीएम के लिए हम क्या लेते हैं, जो अधिकतम बार आया। देखिए 2 यहाँ पर आया है, यहाँ भी आया है, लेकिन यहाँ पर 1 बार है, यहाँ पर 2 बार है। तो जो अधिकतम बार है वही हमने लेना है, 2 गुणा 2। उसके बाद 3 देखिए यहाँ पर है लेकिन 1 ही बार है, यहाँ पर 2 बार है। जो अधिकतम बार हो ये वाला 3 हम लेंगे, 3 गुणा 3। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 थी 12, 12 थी 36। 36 मिनट बाद वो पुनः, देखिए ये घूम रहे हैं ऐसे, 36 मिनट लगेंगे इनको पुनः अपने स्थान पर पहुंचने में। 36 मिनट चलेंगे तो पुनः वो अपने स्थान पर, एक ही स्थान पर दोनों मिल जाएंगे। तो चलिए इसका भी आंसर आ चुका है। इस तरह से हमने प्रश्नावली 1.1 के पूरे क्वेश्चन कर लिए हैं। इसी तरह से हम आगे भी इसी आसान विधि के साथ मैथ करेंगे और सारा का सारा 10th का मैथ कंप्लीट करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।